आज का हमारा लेक्चर है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इससे पहले कि हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आइसोमेरिज्म के बारे में बात करें, लास्ट आप लोगों ने आइसोमेरिज्म कब पढ़ा था, याद है किसी को? क्लास 11th में, है ना? तो आइसोमर्स का मतलब क्या होता है, कोई बताए? सेम फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। केमिकल फार्मूला सेम है बट स्ट्रक्चर अलग अलग है। ऐसे कंपाउंड जिनका केमिकल फार्मूला तो सेम है बट उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग है, उसको हम आइसोमर्स बोलते हैं। और इसी आइसोमर्स के फिनोमिना को हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे पहले लिखेंगे कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला but different structural arrangement called isomers and the phenomenon is known as isomerism अगर मैं इसके टाइप के बारे में डिस्कशन करूं तो दो टाइप से इसे डिस्कस किया जा सकता है। एक जिसे हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर बोलेंगे और दूसरा इसे स्टीरियो आइसोमर बोलेंगे। तो दो तरीके से ये आइसोमर डिस्कस किया जाएगा बेटा। एक होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरा है स्टीरियो आइसोमर। दो तरीके से आइसोमेरिज्म डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हम लोग सबसे पहले आयोनाइजेशन आइसोमर, दूसरा हाइड्रेट आइसोमर, तीसरा लिंकेज आइसोमर, चौथा है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। दो और है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, जिसे लिगेंड आइसोमर एंड कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ आयनाइजेशन, हाइड्रेट आइसोमर या इसी को सॉल्वेट आइसोमर के नाम से भी जाना जाता है। तो चाहे हाइड्रेट बोलो चाहे सॉल्वेट बोलो, तो आपकी मर्जी है, तो हाइड्रेट और सॉल्वेट। लिंकेज आइसोमर, कोऑर्डिनेट आइसोमर, ये हमारे सिलेबस में है। लिगेंड आइसोमर और कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर हमारे सिलेबस में नहीं है। और जब मैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के बारे में डिस्कशन करूंगा तो इसमें है जियोमेट्रिकल आइसोमर और ऑप्टिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर के दो पार्ट होते हैं, सिस एंड ट्रांस, और ऑप्टिकल के आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, डी एंड एल फॉर्म होते हैं। एक एक करके हम सारे आइसोमेरिज्म के बारे में, सारे आइसोमर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारा डिस्कशन होगा आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में। नहीं, कहीं नहीं है। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा। देखो बेटा, बहुत सारे कंपाउंड होते हैं। मैंने आप लोगों, इससे पहले कि आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में आपको कुछ भी बताया जाए, कुछ बातें पहले ध्यान से सुन लो। मैंने बोला ध्यान से सुन लो, ध्यान से लिख लो नहीं। तो आइसोमेरिज्म बनाने से पहले मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में थोड़ी बातें जानना चाहता हूँ। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता था
जिसको अगर आपने उसके पानी में डाला तो हर एक इंडिविजुअल आयन ब्रेक नहीं होता था, बल्कि क्या होता था, एक कॉम्प्लेक्स आयन बनता था और एक काउंटर आयन बनता था। जो भी उस कंपाउंड का या जो उस सॉल्यूशन का कलर होगा वो डिसाइड करता है वो कॉम्प्लेक्स आयन या जो काउंटर आयन है वो कौन सा आयन है। अगर आप आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म के बारे में बात करना चाहते हो तो आपको उस काउंटर और कॉम्प्लेक्स आयन के बीच में अंतर पता होना चाहिए। एक ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट उसके काउंटर आयन और कॉम्प्लेक्स आयन अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारे पास सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला का दो कंपाउंड है और दोनों को मैंने पानी में डाल दिया तो एक का कलर अलग आएगा, दूसरे का कलर अलग आ रहा है। तो कलर अलग अलग आने का मतलब ये हुआ कि उसके आयंस भी अलग अलग होंगे। फिर आप सोच रहे हो अगर आपके पास फार्मूला सेम है तो उसके आयंस अलग कैसे हो सकते हैं। एक एग्जांपल से मैं इसको समझा देता हूँ। जैसे मैं अगर आपसे कहूँ कि COCl3HCl6 COCl6SO4, मैंने एक कंपाउंड इस कंपाउंड को ऐसे लिखने के बजाय मैं इस कंपाउंड को पहले लिख देता हूँ। मैंने लिखा COCl4.SO4। COCl6.SO4 मैंने एक कंपाउंड लिख दिया। अब इस कंपाउंड को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता था। कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? सबसे पहला तरीका ये है कि आप लिखो COCl6 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दो, SO4। जल्दी से मुझे बताओ, जब इस कंपाउंड को तोड़ोगे तो आपको आयंस में क्या मिलेगा? COCl6 की पावर +2 प्लस SO4 की पावर -2। क्या ये मिलेगा, हाँ या ना? गुड। लेकिन अगर इसी की सेम कंपाउंड को मैं ऐसे लिखूं COCl5SO4.Cl, लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं? इस केस में अगर मैं इसको तोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? COCl5SO4 प्लस Cl माइनस। क्या दोनों कंपाउंड में आपको आयंस अलग अलग दिख रहे हैं, हाँ या ना? तो ऐसे कंपाउंड जिनके आयंस अलग अलग होते हैं उसको हम आयनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के, ये दोनों जो कंपाउंड है एक दूसरे के क्या बन गए? आयनाइजेशन आइसोमर्स बन गए। अंतर क्या है दोनों में? एक में आयंस SO4 -2 निकल रहा है तो एक में आयंस Cl- निकल रहा है। कॉम्प्लेक्स वाले आयन में एक सभी लिगेंड क्लोरीन के हैं और एक में 5 लिगेंड क्लोरीन है तो एक लिगेंड SO4 का है। तो क्या आयन बदल रहे हैं या नहीं बदल रहे हैं? तो ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर, अब दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला तो आपके सामने है, सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट आयंस अलग अलग हो जाएं, इस टाइप के कंपाउंड को क्या बोलोगे? आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो हेडिंग डाला आपने पहले आयनाइजेशन आइसोमर्स और इसमें लिखिए कंपाउंड which gives different ion in its aqueous solution. Compound which gives different ion in its aqueous solution but having same molecular formula called आयनाइजेशन आइसोमर्स। अब एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको आप नोट करें। एक और एग्जांपल दे दूं? अच्छा, जैसे COBr.SO4.N.5NH3, मेरे पास एक कंपाउंड COBr SO4.5NH3।
अब इसको लिखने का तरीका, पहला तरीका क्या है, मैं लिखूँ COBr का होल 5 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दूँ बेटा, SO4। और एक और तरीका क्या है, CONH3 का होल 5 SO4 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दूँ, Br। इन दोनों में पहले वाले में आयन चेंज होगा, SO4 -2 निकलेगा और दूसरे वाले में आयन क्या निकलेगा, Br-। तो क्या ये दो के दोनों एक दूसरे के आयनाइजेशन आइसोमर हुए, हाँ या ना। तो किसी भी कंपाउंड को देख के आप क्या ये पता कर सकते हो कि आयनाइजेशन आइसोमर हैं या नहीं है, बहुत ही आराम से पता कर लोगे। चलो नोट करो। तो इस तरीके से हमने आयनाइजेशन आइसोमर को कंप्लीटली समझ लिया। कोई दिक्कत है किसी को? गुड। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो कौन सा होगा बेटा, हाइड्रेट आइसोमर या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। तो डालेंगे हाइड्रेट और सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। अब हमारे पास हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमेरिज्म है। देखते हैं हाइड्रेट या सॉल्वेट आइसोमर का मतलब क्या हो। सबसे पहले तो इसमें सॉल्वेंट वाटर होना चाहिए, तभी जाकर ये होगा काम, अदरवाइज नहीं। तो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए बेटा इसमें, सॉल्वेंट आपका H2O होना चाहिए। हाइड्रेट का मतलब समझ गए हो, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन बहुत पड़ा है। हाइड्रेट वर्ड का मतलब क्या हुआ, वाटर। तो इसका मतलब ये एक ऐसा आइसोमेरिज्म है जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल जरूर इंक्लूडेड होंगे। सोचो अभी अगर मैं एक कंपाउंड लिखूं जिसमें वाटर के कुछ मॉलिक्यूल लिखा, जैसे मैंने लिख दिया एक कंपाउंड मैंने लिखा COCl3.6H2O, मैंने एक कंपाउंड लिख दिया COCl3.6H2O। अब इस कंपाउंड को जरा ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिखा जा सकता है COH2O का होल 6 और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया, Cl3। यह सुनो, क्या इसको तोड़ने पे वाटर का एक भी मॉलिक्यूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। लेकिन अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूँ COH2O का होल 5, एक Cl अंदर करूँ, 2 Cl2 को बाहर रख करके एक H2O भी बाहर कर दूँ, तो क्या इसमें एक वाटर के मॉलिक्यूल दिखाई दे रहे हैं। इसमें लिगेंड में वाटर के कितने मॉलिक्यूल यूज हुए हैं, सेकंड वाले में 5 और फर्स्ट वाले में 6। अगर मैं चाहूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ COH2O का होल 4 Cl2 और यहाँ पे लिख सकता हूँ Cl.2H2O। यह सुनो बताओ, पहले वाले में वाटर के एक भी मॉलिक्यूल नहीं यूज हुए हैं बाहर की टर्म, और वाटर के 6 मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में यूज हुए हैं। सेकेंड वाले में वाटर के 5 मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में यूज हुए हैं, और थर्ड वाले में वाटर के 4 मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में यूज हुए हैं, हाँ या ना। अब जल्दी से मुझे बता दो, क्या वाटर के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लिगेंड के फॉर्म में यूज हो रहे हैं, वो चेंज हो रहे हैं। ऐसा कंपाउंड है, ऐसा आइसोमर्स जिसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स लिगेंड के फॉर्म में चेंज हो रहे हैं, इस टाइप के कंपाउंड को आप क्या बोलोगे, इस टाइप के आइसोमर्स को आप क्या बोलोगे, सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। क्या कोई दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। गुड, नोट करें इसे, ये है सॉल्वेट या हाइड्रेट आइसोमर। लिखेंगे इसका डेफिनेशन। सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर। लिखें, कंपाउंड हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक्ट एज लिगेंड। कंपाउंड हैविंग different number of water molecule act as ligand called hydrate or solvate isomer. Different number of water molecule act as ligand called hydrate or solvate isomer. क्या ये बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। गुड, इसको नोट करें। जब तक आप उधर नोट करेंगे तब तक ये वाला इरेज कर दूँ, आयनाइजेशन वाला, ठीक है।
अगला क्या है बेटा? लिंकेज। जरा ध्यान देना, लिंकेज। इससे पहले कि लिंकेज आइसोमर बताऊं, आप लोगों को कुछ याद दिलाना चाहूँगा। हालांकि मुझे पता है आपको याद है, मुझे पता है आपको याद। जब मैंने लिगेंड्स और टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ाए थे, तो क्या मैंने उस टाइम पर आपको एम्बीडेंटेट नाम का भी कोई लिगेंड पढ़ाया था? क्या होता है एम्बीडेंटेट? डोनर एटम। एक ही लिगेंड है, उसमें मोर देन 2 डोनर एटम है, और एक कंडीशन है, मोर देन 2 डोनर एटम ही एम्बीडेंटेट नहीं होता, मोर देन 2 डिफरेंट डोनर एटम। ध्यान देना इस बात को। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ क्या NH2 इसमें 2 डोनर एटम है कि नहीं है, लेकिन क्या ये एम्बीडेंटेट है? नहीं। लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता NH2OH, क्या अब ये डोनर एटम बन सकता है? हाँ, अब ये डोनर एटम बन सकता है। क्या ये बात क्लियर हुई? गुड। तो कैसा होना चाहिए? मोर देन 1 डोनर एटम होना चाहिए और दोनों डिफरेंट होना चाहिए। और एक और कंडीशन होनी चाहिए कि एक टाइम पे एक ही डोनर एटम अपना काम करे। जैसे एग्जांपल NO2 दिया था, तो ऐसा कंपाउंड जिसमें एम्बीडेंटेट लिगेंड हो, उस टाइप का कंपाउंड हमेशा लिंकेज आइसोमर। क्योंकि लिंकेज का मतलब लिंक किया हुआ, सेंट्रल एटम से लिंक होने वाला एटम बदल जा रहा है, लिगेंड वही है, कोऑर्डिनेशन नंबर वही है, ऑक्सीडेशन नंबर वही है, सब कुछ वही है, बट सेंट्रल एटम से लिंक होने वाला एटम बदल जा रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? लिंकेज आइसोमर। लिखेंगे कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट 1 एम्बीडेंटेट लिगेंड आर प्रेजेंट। कंपाउंड हैविंग एट लीस्ट 1 एम्बीडेंटेट लिगेंड्स आर प्रेजेंट। जैसे CO NO2 Cl3, at least 1 एम्बीडेंटेट लिगेंड आर प्रेजेंट। मैंने एक कंपाउंड लिख दिया, इसमें मैंने लिखा NO2 और Cl3, तो क्या इसी NO2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ COONO और Cl3? यस और नो? देख लो बेटा, कोई दिक्कत हुई? इसमें डोनर एटम कौन है और इसमें डोनर एटम कौन है? तो ये दोनों NO2 एक एम्बीडेंटेट लिगेंड है, तो इस टाइप का कहीं भी कोई कंपाउंड दिखे तो कौन सा आइसोमर शो करेगा? लिंकेज आइसोमर। एक और क्वेश्चन लिख देता हूँ, NiSCN, एक होता है SCN और BrNH3 का होल ट्वाइस। मान लो मेरे पास ऐसा कोई कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में SCN में एक और लिखा जा सकता है NiCNS, है ना? एक तो N होगा और एक में S, या मैं NSC लिख दूँ, NCS लिख सकता हूँ। यहाँ पे डोनर एटम कौन है? S, यहाँ पे डोनर एटम कौन है? N, और आगे BrNH3 का होल ट्वाइस। क्या कोई दिक्कत है किसी को? इस टाइप का जो कंपाउंड है वो हमेशा कौन सा आइसोमर शो करेगा बेटा? लिंकेज आइसोमर शो करेगा। अब जो दूसरा है वो है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये तो नोट कर लिया होगा। कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर, फिर भी कंडीशन आपको पता होना चाहिए। ये तभी होगा, मैंने आपको टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आयन के बेस पे 4 तरीके से बताया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बताओ जल्दी से। कैटायनिक, एनायनिक, कैटायनिक एनायनिक और न्यूट्रल। ये तभी होगा जब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स हो। अगर कॉम्प्लेक्स कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स नहीं है तो कभी भी आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो नहीं होगा। लिखेंगे दिस इज applicable only
इन कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, इन कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, एक ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें कैटायन भी हो और एनायन भी हो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान देना, जैसे M1 और A6 है मान लो, और M2 B6 है, ऐसा कोई कंपाउंड है, तो क्या ये कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है? हाँ या ना? तो अगर मैं इसके लिगेंड से इंटरचेंज कर दूँ, जैसे मैंने कहा M1 से कि भैया इसने अपना एक लिगेंड हटा करके, ए को हटाकर M2 को ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बदले में एक उससे ले लिया, तो इंटरचेंज हुआ ना, एक लिगेंड इंटरचेंज हुआ, तो यहाँ पे एक बी आ गया और M2 के पास कौन आया बेटा? M2 B5 और A आ गया। हाँ या ना? कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही ट्रांसफ़र हो सकता है, एक और ट्रांसफ़र हो जाए, M1 A4 B2 या M2 B4 A2, सारे भी कर सकते हो। इन्होंने कहा सारे कर दो, हमने कहा जैसी इच्छा महाराज। यहाँ पे B के 5 के 5 करा दिए, 6 थे 6 करा। इच्छा आपकी है, आप अपने इच्छा के मालिक हो बेटा। ये देखो मैंने सारे ट्रांसफ़र करा दिए। तो इस टाइप का कोई भी कंपाउंड होगा, वो कंपाउंड कौन सा कंपाउंड कहलाएगा? उसमें कौन सा आइसोमर होगा? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। क्या कोई दिक्कत है किसी को? गुड। तो इस तरीके से हमने ये वाला पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया, यानी कि स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारा कंप्लीट हुआ। स्ट्रक्चरल आइसोमर कंप्लीट हो गया। किसी भी आइसोमर को देख के आप बता पाओगे ना वो स्ट्रक्चरल आइसोमर है या नहीं है? आसानी से बता पाओगे। किसकी? कोई बात नहीं, बस आपने क्या लिख दिया? एप्लीकेबल फॉर, ठीक है, डेफिनेशन की ज़रूरत नहीं, ठीक है ना? तो ये टॉपिक तो आपका यहीं पे ख़त्म हो गया। अगला टॉपिक कौन सा होगा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म। चलो शुरू करते हैं।